हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आप इस बुक को देख कर के यह समझ गए होंगे कि मैं आज क्लास 8 का हिंदी सेकंड पेपर पढ़ाने जा रही हूँ। और हिंदी सेकंड पेपर में हमारा जो चैप्टर नहीं हो पाया था और लॉकडाउन लग गया था कि उसी चैप्टर को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा जो है वो हो चुका था और चैप्टर 2 को हम लोगों को हिंदी सेकंड पेपर में पढ़ना था। ठीक है, मैं एक बात और बताऊंगी, चूँकि ये आप ही के क्लास का बुक है, आपके क्लास का ये वीडियो है, तो मैं ये भी बता दूं कि हिंदी फर्स्ट में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उस 2 चैप्टर के बाद हम लोग आज जो है ये हिंदी सेकंड पेपर का क्लास कर रहे हैं। हिंदी 1 तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर हिंदी 2 जो है आपका एक ही चैप्टर हुआ था। एक चैप्टर जो है वो हो गया था कंप्लीट आपका, जितना उसमें पढ़ना पढ़ाना था, जो लिखना था या जो भी काम करना था, ये था आपका हिंदी सेकंड पेपर में चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ये पूरे अच्छे से आपने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा था जो अब एक्स्ट्रा पढ़ाना था मुझे। और सेकंड चैप्टर हो नहीं पाया था और लॉकडाउन लग गया था, जिसके वजह से हम लोग जो है लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन चूँकि हम लोग अपने निर्देशानुसार जो है ये क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले ये चैप्टर 2 को ही पढ़ेंगे। चैप्टर 2 को पढ़ करके हम लोग इसको पहले कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे आने वाले समय में जब भी हमारा यूनिट टेस्ट हो तो वहाँ तक का कोर्स हमारा जो है वो कंप्लीट हो। तो हिंदी सेकंड पेपर को पढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि आज का समय जैसा भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, इसको एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी हमारे स्वयं के हाथों में है। आप अपने घर के अंदर रहिए और अपने बड़ों के पास रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्वस्थता और सेफ रहने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो, यही कोशिश करते हुए हम इस ऑनलाइन क्लास को कर रहे हैं, जिसको आपको देखना है और पढ़ना है। अभी स्कूल खुलने के तो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा भी नहीं है कि हमारे स्कूल 2 साल बंद रहेंगे, 4 साल बंद रहेंगे तो हम 4 साल नहीं पढ़ाई करेंगे। आपको पढ़ना तो होगा ही, आपको साक्षर होना ही है। समय चाहे जैसा भी आए, हम लोगों को बस उसका मुकाबला करना है, उसमें डटे रहना है, उसको फेस करना है। तो इसलिए जो है हम ये क्लासेस कर रहे हैं और ये क्लासेस आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, इसी की कामना करते हुए आप स्वस्थ रहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस क्लास की तरफ, जो है हमारा सेकंड चैप्टर वर्ड विचार। वर्ड विचार में हम लोग को जो पढ़ना है वो ये कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, उसके साथ ही साथ वर्डों की इकाई क्या है, फिर आपके व्यंजन संयुक्त अक्षर, अयोगवा या अगर स्वर व्यंजन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जो चीज़ें आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही सारी चीज़ें हमको अभी भी पढ़नी है, और वही चीज़ें जो है आगे जा कर के थोड़ी सी बड़ी होती जाती हैं। जैसे आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हो तो छोटी सी एक लाइन के अंदर आप आंसर देते हो, वही क्लास 2 में आते हो तो थोड़ा सा 1 या 2 वर्ड और उसमें ऐड हो जाता है, तो वो थोड़ा और बढ़ जाता है। थर्ड फोर्थ में आते हो तो वो 1.5 लाइन या 2 लाइन का हो जाता है। ऐसे ऐसे करते करते जब आप क्लास 8 में हो तो वो एक पैरे का हो जाता है आंसर, या वो आंसर एक पैरे से ज़्यादा हो जाता है। तो चीज़ें वही है, बस उसको सोचने समझने उसमें, और जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, जो उसके अंग हैं, वो जुड़ते जाते हैं और वो बृहद होते जाता है। बाकी पढ़ने की शैली हमारी वही है, उसी तरीके से हमको लर्न करना है, पढ़ना है। तो ये हमारे वर्ड विचार चैप्टर है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आप भी पहले हमारे इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसके बाद जो है आप अपनी बुक जो है खोलिएगा और फिर उस बुक के अंदर पढ़िएगा। उसके बाद जो भी आपका काम होगा लिखने वाला, वो आपको PDF के थ्रू जाएगा, प्लस जो आपके बुक में फिल करने वाला होगा वो बुक में दिखा दिया जाएगा, या हो सकता है वो भी PDF के थ्रू जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना और करना है। हम एक साक्षर व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है
अगर एक शिक्षित व्यक्ति नहीं बनेंगे तो आगे जाके आप क्या, बेस हमारा अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे जाके क्या करेंगे। जब भी हमारे घर बनते हैं तो सबसे पहले हमारी नींव को देखी जाती है कि क्या वो स्ट्रांग है कि नहीं है, ये आपका बेस है। इसके बाद ही आप 9th 10th 11th 12th जो भी चीज़ें करोगे वो जो है आपके ऊपर आधारित है कि आप उसे किस तरीके से कर सकोगे। यदि आप आज स्वस्थ और सही रह करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हो इस मुश्किल के दौर में भी, तो आगे आपकी जो है जीत सुनिश्चित है। इसकी कामना करते हुए आप इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करिए। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनमें से सुनना और बोलना मौखिक कौशल है और पढ़ना और लिखना लिखित कौशल है। क्या कह रहा है ये कि भाषा के जो है वो 4 कौशल हैं। वो 4 कौशल कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना बोलना जो है यह मौखिक, जो चीज़ें हम सुनते हैं और जो हम बोलते हैं वो मौखिक हो जाता है। और लिखना हो गया और पढ़ना, ये जो है ये क्या है? मौखिक कौशल जो है वो क्या है? बोलना और सुनना। पढ़ना और लिखना, इनमें से सुनना और बोलना जो है वो मौखिक और पढ़ना और लिखना जो है वो लिखित कौशल है। इन उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई जैसे हमारा मान लीजिए कि क ख ग घ अंग या अ आ इ ई है, तो अ आ इ ई को अब हम नहीं लिखते, हम उसकी मात्राओं को लिखते हैं। तो जिन चिन्हों को लगा करके हम शब्दों का बृहद बनाते हैं या शब्द बनाते हैं या उन्हीं को जो है लिपि कहा जाता है। लिखने की जो शैली होती है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्ड कहते हैं। कैसे? भाषा के उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन होगा कि वर्ड किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? भाषा के उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई और इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रत्येक शब्द वर्डों के सार्थक संयोजन के बना है, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे खंड नहीं किए जा सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके हिंदी वर्णमाला दिए हुए हैं। अब हिंदी वर्णमाला में आपको ये इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, क च तब जैसे क च ट त प ये दिया हुआ है ना, क ख ग घ च छ य ट ठ ण त थ न प प म, इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है स्वर कह रहे हैं ना कि भाषा में यहाँ पे आपको दिखाया है कि इसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? ये स्वर और व्यंजन। स्वर ये है जो यहाँ पे औ तक है और व्यंजन ये है आपके। इन व्यंजनों में संयुक्त अक्षर क्या है? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अयोगवा क्या है? आंग, आंग, अह। आगत स्वर क्या है? आंग। और आगत व्यंजन क्या है? ज, फ। ये अच्छे से आप इसको देखिएगा। संयुक्त अक्षर, अयोगवा, आगत स्वर, आगत व्यंजन और व्यंजन के बाद ये स्वर, ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान से देखिएगा। स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही रहता है, लेकिन संयुक्त अक्षर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि संयुक्त अक्षर मतलब पूरा अक्षर कौन कौन सा है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये अपने आप में परिपूर्ण। अयोगवा क्या है? अंग, आंग, अह। आगत स्वर आंग है और आगत व्यंजन जो है ज, फ, यानी जिसके नीचे इस तरह का बिंदी लगा हुआ है, ये आगत व्यंजन है। तो इस तरीके से हमारा ये स्वर और व्यंजन, आगत स्वर, संयुक्त अक्षर, अयोगवा, ये सब जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये पेज को टर्न कीजिए, पेज नंबर 1 to 12। ये पेज नंबर 1 to 12 पे यहाँ पे स्वर दिया हुआ है, ठीक है ना। जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये चीज़ें आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। अब स्वरों के भेद क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है? ह्रस्व स्वर यहाँ देखिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।
ये स्वर हैं। इनके 3 भेद होते हैं। स्वरों के भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब जो है ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री हम बोलते हैं, और उसके बाद जो है आ, ई, जैसे यहाँ बोलते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा एक बार इसको। दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है? ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर क्या है। तो ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में जो है कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर है। इसके जो है उदाहरण क्या है? अ, ई, उ, री हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। हिंदी में री का उच्चारण री के रूप में किया जाता है। ये री है, ऋषि वाला री, इसका उच्चारण जो है र पर छोटी की मात्रा लगा के री के रूप में किया जाता है। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है? इनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है, उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, मतलब मूल स्वर से भी, जो मूल स्वर है उससे भी ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं ना हम, कोई भी वर्ड जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, तो इसमें क्या है? ओम बोलने में हमारा जो है ये इतना हम बोलते हैं, इसलिए ये प्लुत स्वर है और इसका उच्चारण जो करते समय 3 गुना अधिक समय लगता है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार यानी अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर बिंदु यानी ये के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अंग, इय, ड़, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर तथा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। कह रहा है अब मानक वर्तनी पंचम वर्ण क्या? जैसे जो 5वां वर्ड है, जो 5वां वर्ड ये दिख रहा है अंग, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इया, ट, ठ, र, र, आड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये क्या है? ये पंचम वर्ड है, 5वां वर्ड है, हर लाइन का 5वां वर्ड है। ठीक है ना। अनुनासिक क्या है? इसके उच्चारण से जो हवा है वह क्या है? नाक तथा मुंह दोनों से दबाव देकर बाहर आती है। अनुनासिक यानी इसके उच्चारण करते समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसका हवा जो है, बोलते समय जो हवा निकलती है वो नाक और मुंह दोनों के दबाव से बाहर आती है, इसलिए इस चिन्ह को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे चंद्र बिंदु है, इसका सिंबल, इसका साइन के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे ये चंद्र बिंदु। और इसके बोलने वाले शब्द जो है वो क्या क्या हो जाएंगे? जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है वहाँ, जैसे यहाँ पे देखिए वहाँ, हाँ, तो ये दब के ही तो हवा बाहर आ रही है, यहाँ चंद्र बिंदु लगा अनुसार का प्रयोग होता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे देखिए साण, नाद आदि। ठीक है ना। ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक। इसमें नाक और मुंह दोनों से हवा दबाव के साथ बाहर आती है, और अनुस्वार जो है नाक से बोला, सेंग, नींद, ये नाक से बोला जाता है। ठीक है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक की ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। विसर्ग क्या है ये जानेंगे हम। विसर्ग को हम लोग जो अह की मात्रा लगाते हैं, उस अह की मात्रा में जो बिंदी हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। बेसिक संस्कृत शब्द में ही इसका उपयोग होता है। हिंदी में तो अतः, स्वतः, प्रातः में हम लोग लगाते हैं इसको, नहीं तो ये विसर्ग जो है बेसिक संस्कृत में ही यूज होता है। अंग, आंग, अह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों के पहले आता है। आगत स्वर क्या है ये देखिए। आगत स्वर आंग अंग्रेजी की हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में लिखने के समय किया जाता है।
जैसे डॉक्टर, टॉफी, काफ़े, स्टाफ, ट्रॉली आदि। ये जो है आ की ये ऊपर जो एक बिंदी लगता है उसकी मतलब एक चंद्रमा बने रहते हैं, बिंदी नहीं रहती उसके बीच में। ये जो है ये क्या है? आगत स्वर है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं तो यहाँ पे देखिए स्वरों की मात्राएं क्या हैं? स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। अपने मूल रूप में अजगर, ईद, उल्लू आदि अपने मूल रूप में ये है, ठीक है ना। स्वर का प्रयोग कितने रूप में किया जाता है? दो रूप में किया जाता है। पहला जो दिखाया कि अपने मूल रूप में कैसे अजगर, ईद, उल्लू आदि, और दूसरा जो है मात्रा के रूप में क का मात्रा क्या है? क प्लस आ, का। च प्लस ई, ये बड़ी ही है इसलिए बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे क्या बन गया? ची। तो यहाँ चीनी और यहाँ आ, काम, ये जो है मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया और नीचे जो अपने मूल रूप में प्रयोग था। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी मात्रा कहलाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे स्वर है, ये उसकी मात्राएं हैं। मात्रा सहित व्यंजन क्या है? अब मात्रा के साथ इन व्यंजनों पे लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? उदाहरण के साथ इधर शब्द की रचना हो गई है। ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये तो बेसिक आपको आता है। यहाँ पे स्वर, स्वरों की मात्राएं क्या है ये इससे आप चिर परिचित हैं। मात्रा सहित व्यंजन कैसे लिखेंगे ये देख लीजिएगा और उदाहरण में कैसे करेंगे ये विशेष आप जरूर पढ़ेंगे। जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का एक जो मेन जो होता है इम्पॉर्टेंट या विशेष, उसको आप जरूर पढ़ें क्योंकि उसी के अंदर जो है शॉर्ट में, छोटे में सारी चीज़ें दे दी गई रहती हैं। अब इसके बाद आता है, अभी तक आप स्वर पढ़ रहे थे, अब आ गया आपका व्यंजन। व्यंजन क्या है ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यह आपको पता ही है। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है, हवा जो है, वह कंठ से निकलकर मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। यानी कंठ के रास्ते हवा जो आती है वो मुंह के अंदर जितने पार्ट हैं वो सारे को छूते हुए बाहर आती है। ऊँचे जो है हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग के 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग के नाम उनके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। वर्ग का अंतिम वर्ण पंचाक्षर कहलाता है। अब ये पंचमाक्षर के ये चीज़ पंचमाक्षर है जिसको अभी हमने रिसेंटली स्वर में जो था वो उसमें हमने बताया है आपको। और ये कचट तप है। क अगर आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप क, च, ट, त, प बस याद कर लीजिए। कचट तप याद कर लेंगे तो आप ये पूरा लिख पाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर आपका है अंतःस्थ व्यंजन। अंतः मीन्स होता है अंदर। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें य तथा व का अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। य र ल व इसमें जो है वायु आपकी बाहर नहीं निकल रही, रगड़ खाकर निकलती है। य र ल व यानी कहने का ये सेंस है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, य बोल के देखिए आप, य र ल नहीं करती और न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म का मतलब होता है गर्म होना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म होकर बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श ख श ह। श ख श ह बोलते समय वायु जो है गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये संख्या में 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, क और मूर्धन्य श, ये दोनों मिलकर के 6 बन जाता है। कच्छ, पच्छ, क्षमा। तर और त्र बन गया त्रिशूल, त्रिमूर्ति, त्रिफला।
जो इयो जो है ज्ञो बन गया, श र जो है श्र बन गया। तो ज्ञान, संज्ञा, यज्ञ और श्र जो है विश्राम, श्रेणी, श्रमिक, ये आपका जो है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन संपूर्ण हो गया। द्वित्व व्यंजन क्या है ये भी देख लीजिए। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, कह रहे जब एक स्वर रहित और दूसरा जो है समान स्वर सहित, स्वर के साथ और स्वर के बिना, एक जो है स्वर के बिना और एक स्वर के साथ से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क, कक यानी चक्का, छक्का, पक्का। क को हम कक में बदल दिए, दो चौ को हम लोग एक आधा चौ पूरा चौ कर दिए, जौ को हम लोग आधा जौ पूरा जौ कर दिए। तो ये क्या हो गया, इससे जो ये वर्ड बने हैं, शब्द बने हैं, इसको हम द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कहेंगे। यहाँ पे भी इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम संयुक्ताक्षर पे। संयुक्ताक्षर क्या है ये देखिए। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। एक जो है स्वर से रहित है और दूसरा जो है स्वर के साथ है, तो ये दोनों मिल करके क्या बन गए, संयुक्ताक्षर बन गए। जैसे ज्वाला, ज्वलंत, ज्वलनशील, ज्वार। ढौ को मिला के डॉ और ढौ मिल गए तो गड्ढा, खड्डा, चड्ढा। टौ ठौ मिल गए तो गट्ठर, पट्ठा, लट्ठा, चिट्ठी। तो इस तरह यह संयुक्त व्यंजन हो गया। वर्ण विच्छेद क्या है, शब्द के निर्माण वर्णों के मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ पे आपके जो है शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का यहाँ पे जो है अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे आश्चर्य दिया हुआ है, आश तो आ श, चर्य च र य अ, आश्चर्य। ये जो है टुकड़े में इसको बदल के अलग अलग कर दिया गया, इसलिए यहाँ वर्ण विच्छेद हो गया। ये वर्ण विच्छेद हो गया, ये शब्द हो गया। ये याद रखो, ये विशेष है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के समाप्त होने पे हम आपके पीछे ले चलते हैं चैप्टर के जो आपका अभ्यास है। अभ्यास कार्य में यहाँ पे देखिए, ये आप जो चीज़ें आपको पीडीएफ से भेजनी है वो तो पीडीएफ से जाएगा, पर जो पीडीएफ से नहीं जाएगा उसे आप जो है कर लीजिएगा। बुक में ध्यान से देखिए और अपने बुक में इसको टिक लगाइएगा, सब पे टिक लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है दिए गए व्यंजन के सहयोग से बनने वाले शब्द को लिखिए। इन व्यंजनों के साथ जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप अपनी बुक में फिल कीजिएगा। फिर है दिए गए द्वित्व व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे द्वित्व व्यंजन से दो दो शब्द लिखा हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, इसको भी आप कीजिएगा। जब आप देखने लगिएगा तो आप पॉज करके इसको पूरा पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप जो है अपने वर्क करिएगा। तो उसको पॉज कर करके आप इस तरीके से जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको लिख लीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में जो है इससे कुछ अलग भी वर्ड आ सकते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करो ये, और निम्न वर्णों के मेल से शब्द बनाओ ये दो जो है ये आपके होमवर्क है, इसे आप स्वयं अपनी बुक में भरेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका SW, दो ये है जो होमवर्क है, इसे आप स्वयं अपनी बुक में भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो देखिए ये भरा हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के थ्रू जाएगा। तो ये आपका जो है आज की क्लास यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। जो भी चीज़ें इसमें पढ़ानी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब ये ध्यान देना है कि आप करेंगे कैसे, किस तरीके से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपके कोई पेरेंट्स हैं तो वो आप पे ध्यान देंगे और आप उसको अपने पेरेंट्स की निगरानी में अच्छे से कीजिएगा। नहीं तो आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आप अपने काम को सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो चीज़ें आपको इस बुक में बताई गई है करने के लिए, उसके आज के आज ही कीजिएगा।
और जो चीज़ें आपको जो है PDF के थ्रू भेजी जाएगी वो PDF के थ्रू आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। इसी के साथ आपका क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।